नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों की श्रेणी में आज मैं नौवें ग्रह केतु का ज्योतिष परिचय आपको कराने जा रहा हूं कि केतु का जीवन परिचय क्या है। केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है। आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली देखकर यह पता लगा सकते हैं कि केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। इसके बाद आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है और नहीं आप किसी से ठगे जा सकते हैं। आप किसी भी ज्योतिषी के ठगी में नहीं आ सकते हैं आप अगर इन 9 वीडियोस को देख लें। मैंने सूर्य से लेकर केतु तक के सारे वीडियो अपलोड किए हैं और इनको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपने अपनी जन्म कुंडली का खुद समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में केतु के अशुभ फलों को शुभ फलों में परिवर्तित करने के उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आप केवल शुभ फल देखना चाहते हैं या केवल निदान करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को स्किप करके अंत में उपाय देख सकते हैं, अन्यथा पूरी वीडियो देख लें। आपको पता लग जाएगा कि केतु का नैसर्गिक प्रवृत्ति क्या है, केतु है क्या। और यदि आप ज्योतिष में नए हैं या फिर ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले यह जानकारी मिल जाए कि ज्योतिष की जो नई नई अपडेट हैं वो क्या है और आप कैसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं केतु ग्रह का जीवन परिचय। केतु शुभता का देवता है, यानी आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो सब केतु के डोमेन में आते हैं। आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी आप यात्राएं करते हैं वो सब केतु के डोमेन में आते हैं, अर्थात आपको सभी यात्राएं केतु कराता है। आपके घर में जितने शुभ काम होते हैं, आप जितनी बार खुश होते हैं पूरे जीवन में, वह सब केतु का आधिपत्य है। केतु शुरू से अंत तक सहायता करने वाला ग्रह है। केतु सबसे पुष्टपात ग्रह है। यद्यपि केतु ग्रह नहीं है, ग्रह सूर्य और चंद्र दो हैं, बाकी 5 स्टार पंचतारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु पात हैं, परंतु केतु सर्वाधिक शुभ है ज्योतिष में, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु का तात्पर्य क्या है? सफेद और काले रंग का कुत्ता साक्षात केतु है। कब सफेद और काले रंग का कुत्ता साक्षात केतु है। और आपको यह पता होना चाहिए कि कुत्ते के बराबर वफादार कोई प्राणी नहीं होता है, इसलिए केतु सबसे ज्यादा सहायक और सबसे शुभ फल प्रदाता होता है यदि उसकी जन्म कुंडली में स्थिति ठीक हो। अगर ठीक नहीं है तो अलग बात है। जन्म कुंडली में जो 8वें भाव के ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली में 8वें भाव में जो भी आपके ग्रह हैं वह सब केतु ग्रह के कान हैं। और जन्म कुंडली में दूसरे भाव में आपके जो भी ग्रह हैं वह सब केतु का मुंह है। और छठे भाव में आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह हैं वो सब केतु की पूंछ है। अगर 2, 6, 8 भाव में यदि बहुत ज्यादा आपकी जन्म कुंडली में ग्रह हैं तो आपको केवल केतु का उपाय करना चाहिए, तो आपका जीवन सुखी रहेगा। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की खासी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। परंतु ध्यान रहे कि अन्य ग्रह ठीक ठाक फल दे रहे हों। केतु अशुभ हो तो आपको अगर पता लगता है कि हमारा केतु अशुभ है, जो कि हम अभी आपको बताएंगे आगे, तो अपना दुखड़ा किसी के सामने मत रोना कि भाई हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ ये समस्या है। इससे आप बहुत बर्बाद हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। केतु की अशुभता में अपने दुखों को छुपा देना बेहतर होता है, जबकि जब केतु शुभ फल दे रहा होता है तो अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब किसी को भी बता देनी चाहिए, उससे केतु का बल और बढ़ता है। अगर केतु कमजोर है तो आपको केतु का कभी उपाय नहीं करना चाहिए, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का उपाय कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। यह ज्योतिष का कोरिलेशन है, ज्योतिष की पेचीदगी है। आप समझते होंगे कि ज्योतिष में आज तक हमने ऐसा नहीं सुना। हम आपको बता दें कि अभी तक शायद आपका ज्योतिषों से पल्ला नहीं पड़ा। ज्योतिषी किसे कहते हैं इसके विषय में एक वीडियो हमने बता रखी है। हम स्वयं को ज्योतिषी नहीं कह रहे हैं, परंतु ज्योतिषी क्या है इसके बारे में आपको हमने एक वीडियो बना रखा है। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ज्योतिषी दैवज्ञ होता है, त्रिस्कंधज्ञ होता है। अपार होरा गमपार गामी पाट्यां च बीजे सुतरांग प्रगल्भ सदगोल विद्या सएव कुशलः भवित फलादेश विदु समर्थः। यद्यपि ज्योतिष फलादेश का विषय नहीं है, फिर भी फल कथन इसमें स्वतः ही पैदा हो जाता है। यह समाधान का विषय है। तो ज्योतिष कौन जानता है? जो सिद्धांत होरा और संहिता तीनों का जानकार हो, ऐसा त्रिस्कंध दैवज्ञ शायद आपको ये भी संयोग से मिलते हैं। और अगर आपका सौभाग्य है तो शायद आपको प्राप्त हुए होंगे।
तो इसलिए आप, केतु जब खराब होता है, हम यहां पर केतु ग्रह की बात कर रहे हैं, तो आपको केतु का उपाय न करके देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर स्वास्थ्य निर्बल है, आपका केतु की वजह से स्वास्थ्य खराब है, आपको यह लगता है गणित, लेकिन यह सब भी गणित का विषय है, यह आपको पहले जानना होगा कि यह केतु की वजह से आपका स्वास्थ्य खराब है। आपके स्वास्थ्य में जितनी भी गिरावट है, आपके स्वास्थ्य में जितने भी विकार हैं, अगर केतु की वजह से हैं, तब आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, केतु का उपाय कतई नहीं करना चाहिए। और अगर केतु आपका संतान के लिए अशुभ है, तब आपको धर्म स्थल में कंबल दान में देना चाहिए, धर्म स्थल में, न कि घर में या कहीं बाजार में या किसी गौशाला में या फिर किसी अन्य स्थान में नहीं, धर्म स्थल पर कंबल का दान करना चाहिए, क्योंकि धर्म की ध्वजा केतु के हाथ में है और केतु वहीं प्रसन्न होता है जहां पर धर्म स्थल होता है। अन्य सभी ग्रहों के लिए यह कहा गया है कि अन्य ग्रहों का पूजन कभी भी धर्म स्थल में नहीं करना चाहिए। ज्योतिष का नियम है कि आप जो भी ग्रहों का अनुकूलन करें वह अपने घर में करें। धर्म स्थल पर केवल दर्शन होता है। धर्म स्थल पर केतु के दान के सिवा कुछ भी करना शास्त्र सम्मत नहीं है। धर्म स्थल पर आप दर्शन करिए, धर्म स्थल पर आप ध्यान करिए, धर्म स्थल पर आप अन्य प्रकार का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन धर्म स्थल पर ग्रहों का पूजन सर्वथा अनुचित ही नहीं बल्कि विपरीत फलदायक होता है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब आपने ग्रहों का पूजन किसी धर्म स्थल पर कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या परिणाम मिले हैं, इसका स्वयं अनुमान लगाइए। धर्म स्थल दर्शन के लिए होता है, धर्म स्थल दर्शन के लिए होता है, यह शास्त्र सम्मत बात है। इसके लिए आपको स्कंद पुराण का अध्ययन कर लेना चाहिए कि स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है कि धर्म स्थल किस लिए होता है और घर किस लिए होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि घर केवल कन्यादान करने या शुभ कर्म करने या पूजा पाठ करने के लिए बनाया जाता है, अन्यथा आदमी अपना जीवन तो यात्राओं में भी बिता लेता है। घर का मतलब केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, घर का मतलब है कि आप घर में शुभ कार्य कर सकें, देव पूजन कर सकें, पितृ पूजन कर सकें, और तो और कन्यादान भी अपने घर में करना चाहिए। आज के समय में क्यों तलाक होते हैं? क्या कोई कन्यादान नहीं करता है? क्यों मुकदमे इतने लंबित हैं न्यायालयों में तलाक के? शादी से पहले तो एक दूसरे को बड़ा पसंद करते थे ये लोग। क्या समस्याएं हैं? ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिगड़ने के बाद नहीं बनते हैं, इसलिए समय रहते इनका समाधान करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। केतु ग्रह अगर कमजोर है संतान के लिए तो धर्म स्थल में कंबलों का दान करना चाहिए, और अगर किसी सगे संबंधी के परिवार में किसी अन्य के लिए अगर केतु कष्टकर है तो रेशम का सफेद धागा या चांदी का छल्ला स्वयं धारण करना चाहिए। इससे केतु अपने संबंधियों को कष्ट नहीं देता है। केतु को फारसी में दुम्ब कहते हैं और अंग्रेजी में ड्रैगन्स टेल कहते हैं। वहीं संस्कृत में केतु को तारकाग्रह कहते हैं। तारकाग्रह यह केतु का संस्कृत में नाम है। यद्यपि केतु के कई पर्यायवाची हैं, लेकिन संस्कृत में यह तारकाग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। और केतु का जो बार है सूर्यादि ग्रहों के बार, अगर सूर्य के लिए इतवार है, चंद्रमा के लिए सोमवार है, मंगल के लिए मंगल है, बुध के लिए बुध, गुरु के लिए बृहस्पति, शुक्र के लिए शुक्र, शनि के लिए शनि, तो राहु के लिए जिस प्रकार बृहस्पतिवार की संध्या थी उसी प्रकार केतु का जो बार है वह इतवार की प्रातः काल है। और केतु का जो रंग है वह चितकबरा है, अर्थात काला सफेद, इसे ही चितकबरा कहते हैं। आप चितकबरा रंग की परिभाषा काले और सफेद को मिलाने से जो बनता है वह चितकबरा कहलाता है। केतु नपुंसक ग्रह है और इसका कारक भाव छठा है। क्षमा कीजिए, केतु का कारक भाव छठा है। छठे भाव में केतु बहुत बली हो जाता है। अगर वहां पर शुभ है तो बहुत शुभ फल देगा, अशुभ है तो बहुत अशुभ फल देगा।
केतु ग्रह की जो मित्रता है और जो शत्रुता है उसके बारे में आपको बताते हैं कि केतु शुक्र राहु को अपने मित्र मानते हैं और चंद्र मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र और राहु को अपना मित्र मानते हैं, चंद्र और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य बुध गुरु व शनि को यह एक समान समझते हैं, अर्थात सूर्य बुध और गुरु के साथ केतु न तो मित्रता रखते हैं और न ही शत्रुता रखते हैं, अर्थात यह केतु के समग्रह है। केतु ग्रह का जो काल है, केतु ग्रह की जो आयु है, केतु ग्रह की जो गति है, यह मैं आपको बताता हूं। केतु का काल 43 दिन का है, अर्थात जब भी कोई जातक पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक उससे उसका 43वां दिन देख लीजिए किस प्रकार का वो दिन रहता है। यदि बच्चा उस दिन खुश है, प्रसन्न है, तो इसका अर्थ यह है कि उस जातक की जन्म कुंडली में केतु आजीवन उसे शुभ फल प्राप्त कराएगा। लेकिन 43वें दिन को आप ध्यान रखिए, अगर वो बच्चा परेशान है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि इस जातक की जन्म कुंडली में केतु इसे बहुत अशुभ फल देगा। और मेरे ख्याल से ही नहीं बल्कि यह निसंदेह इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 वर्ष की आयु से पूर्व में ही आपको केतु ग्रह का जाप, हवन, पूजन आदि उस बच्चे के लिए कर देना चाहिए, ताकि केतु आजीवन उस जातक के लिए अनुकूल हो जाए। 48 वर्ष की आयु में, जबकि जातक की आयु 48 वर्ष होती है, उस समय केतु सर्वाधिक फल देता है। 80 वर्ष की केतु की अपनी आयु है। महदशा वर्ष केतु के 7 हैं। सामान्य चक्र इसके 3 हैं। इसका प्रभाव अंत में और प्रभाव की गति सुअर व कुत्ते की तरह होती है। अब आप यूं समझिए कि सुअर की गति और कुत्ते की गति क्या होती है। कुत्ता अक्सर बड़ी स्पीड से चलता है, बेवजह भी हाँफता रहता है, और सुअर की तो बात ही क्या, आप 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई पर छोड़ दीजिए, वो यूं गोली की तरह भागेगा। हम उन सुअरों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको आप बाजार में देखा करते हैं। हम उन सुअरों की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पर जंगलों में रहा कर। जंगली सुअर कैसे भागता है आपने देखा ही नहीं होगा। जंगली सुअर बिल्कुल भैंस की तरह होता है, जितनी बड़ी भैंस इतना ही बड़ा सुअर होता है, और इसी तरह का होता है। बस भैंस में और सुअर में फर्क इतना है जंगली सुअर में कि उसके सींग ही सींग नहीं होते हैं, अन्यथा पूंछ भी लगभग भैंस की तरह होती है। हमने कई बार ऐसे सुअरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है। 1 नहीं 2 नहीं, ये झुंड में चलते हैं, 10-10, 15-15। पहाड़ी क्षेत्रों में ये सुअर किसानों की पूरी फसल को चौपट कर जाते हैं, और यह बहुतायत दिन में दिखते हैं। किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती इनके सामने जाने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन को कई बार वहां की जनता इन सुअरों से निजात दिलाने के लिए आवेदन भी किया करती है कि भाई हमारी मदद करें, सुअर हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप बाजार का सुअर मत समझिए, यह सुअर जंगली सुअर है। जंगली सुअर और कुत्ते की जैसी गति होती है। आते हैं केतु की आयु पर। केतु की अपनी व्यक्तिगत आयु जो है 80 वर्ष है, और इसके सामान्य चक्र जो है 3 है। इसका क्या अर्थ समझे कि यदि कोई जातक चाहे तो 250 साल तो आसानी से जीवित रह सकता है, अकेला केतु भी अगर उसका ठीक है। मैंने आपको बताया कि सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रहों की वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप किसी भी जातक की आयु का बिल्कुल सटीक और 100% सत्य अनुमान लगा सकते हैं, बशर्ते आपको ये 9 की 9 वीडियो समझनी होंगी, जिसमें मैंने सूर्य का ज्योतिष परिचय, चंद्रमा का ज्योतिष परिचय, मंगल का, बुध का, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रहों का ज्योतिष परिचय, जीवन परिचय आपको दे दिया है। केतु की अपनी स्वयं की आयु 80 वर्ष होती है, वह किसी जातक की आयु में आपको नहीं बता रहा हूं। केतु अगर किसी अन्य ग्रह के साथ है तब केतु की उम्र 48 वर्ष हो जाती है। यानी कि केतु अन्य ग्रह के साथ अपने 32 वर्ष कम कर देता है। यानी कि कोई दूसरा ग्रह केतु के 32 साल खा जाता है। जब केतु अकेला रहता है तो केतु की अपनी आयु 80 वर्ष होती है, लेकिन केतु के साथ यदि कोई दूसरा ग्रह आ जाता है तो केतु की उम्र मात्र 48 साल रह जाती है, और केतु की जो 32 वर्ष की आयु है उसका साथी ग्रह खा जाता है। केतु गुरु की युति है। अगर केतु गुरु के साथ है, देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति केतु की आधी उम्र बर्बाद कर देते हैं। अब केतु की उम्र मात्र 40 साल रहती है। यह आपको ध्यान देना होगा। यह बहुत बड़ा गणित बता रहा हूं मैं आपको। यह गणित अगर आप सीख गए तो आप किसी ज्योतिष की ठगी से बच जाएंगे, किसी ज्योतिष की ठगी के जंजाल में नहीं फंसेंगे।
केतु अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ है तो केतु की उम्र 40 साल हो जाती है फिर। और केतु अगर सूर्य या मंगल के साथ शुभ स्थिति में है तो फिर क्या करते हैं, सूर्य और मंगल केतु की 80 में से 46 साल की उम्र कम कर देते हैं। 46 साल नहीं, 46 नहीं, 56 साल। केतु और सूर्य और मंगल केतु के साथ रहने से 56 साल कम कर देते हैं, यानी कि तब केतु की उम्र मात्र 24 वर्ष रह जाती है। अगर केतु अकेले है तो केतु की उम्र 80 वर्ष है। अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ है तो देवगुरु बृहस्पति उसके 32 वर्ष खा जाते हैं, तब उसकी आयु जो है केवल केतु गुरु के साथ जो है वो 40 वर्ष बृहस्पति खा जाते हैं। अब 40 वर्ष केतु की उम्र रहती है। अन्य ग्रह के साथ अगर है तो 32 वर्ष खा जाता है वो ग्रह, कोई और ग्रह, केवल 48 वर्ष जो है वो केतु की आयु रह जाती है। जबकि सूर्य और मंगल अगर केतु के साथ हैं तो केतु की उम्र मात्र 24 वर्ष रह जाती है, क्योंकि मंगल और सूर्य मिलके 56 वर्ष खा जाते हैं केतु के। अब केतु की आयु देखिए, खुद की 80 वर्ष, किसी अन्य ग्रह के साथ जबकि बृहस्पति सूर्य और मंगल में हो तब 48 वर्ष, बृहस्पति के साथ केवल 40 वर्ष, सूर्य और मंगल के साथ मात्र 24 वर्ष रह जाती है केतु की अपनी स्वयं की उम्र। जितनी उम्र टोटल ग्रहों की होगी किसी जातक की जन्म कुंडली में, उतनी ही उम्र उस आदमी की होगी, ये तो बात गारंटेड है। परंतु गणित आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा जो इन वीडियो में है। अब केतु राहु के साथ अगर वर्ष कुंडली में आ जाए, अभी वर्ष कुंडली भी होती है, मुंथा उसका स्वामी होता है, मुंथा एक मालिक, वो ज्योतिष के, मैंने आपको पहले बताया, शब्दों का जाल और ज्योतिष माला माल एक वीडियो बना है। इसमें शब्द बहुत टेढ़े मेढ़े हैं जिससे आदमी कंफ्यूज हो सकता है, शंका में आ सकता है। केतु राहु के साथ अगर वर्ष कुंडली में आ गया तो वहां पर एक मुंथा कुंडली होती है, तब केतु की उम्र जो है केवल 45 साल रह जाती है। अन्यथा राहु के साथ तो केतु आता नहीं है, 180 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, फिर भी वर्ष कुंडली में और त्रिशांश कुंडली में एक साथ आ जाते हैं। उनको कोई नहीं टाल सकता दाएं बाएं होने से, इकट्ठे रहते हैं। तो अगर राहु और केतु इकट्ठे हैं तो फिर 45 साल रह जाता है। तो उम्र कितनी बच गई? 35 साल की उम्र जो है यहां पर राहु खा देता है केतु की। अब आपको पता है कि कुल केतु की उम्र किस ग्रह के साथ कितनी है। केतु की कुल उम्र 80 साल है। अगर वह बृहस्पति, सूर्य, मंगल और राहु को छोड़ के बुध या शनि जैसे ग्रह के साथ है तो उसकी उम्र केवल 48 साल रह जाती है। और अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु हैं तो उसकी उम्र केवल 40 साल रह जाती है। सूर्य और मंगल के साथ केतु की उम्र केवल 24 साल रह जाती है। और राहु के साथ केतु की जो उम्र है वह 45 साल रहती है। इस प्रकार अब आपको यह पता लग गया कि केतु की कुल उम्र किस जातक की कुंडली में कितनी होगी। आप आसानी से अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि केतु की उम्र आपकी जन्म कुंडली में कितनी है। अब आपको बताते हैं केतु ग्रह का उच्च, नीच और उसका प्रभाव। केतु को धनु राशि में उच्च कहा गया विपरीत राहु के, और मिथुन राशि में नीच कहा गया ठीक विपरीत राहु के। चंद्रमा या मंगल अगर दूसरे भाव में है तो केतु उच्च का फल न देकर अत्यंत प्रभाव देता है। यानी कि किसी जातक की जन्म कुंडली में केतु ठीक स्थिति में है, ये एक तरफ देख लिया आपने। पर अगर चंद्रमा और मंगल दूसरे भाव में है तब भी केतु सही होने के बाद उल्टे फल देगा, अर्थात विपरीत फल देगा, बहुत बुरे फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि यहां पर चंद्रमा और मंगल फैक्टर बन गए हैं। यहां तक कि मीन राशि में अगर केतु है अगर मीन राशि में केतु है तो भी वह केतु शुभ फल नहीं देता है। मीन राशि का केतु हमेशा अशुभ फल देता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। गोचर में भी अगर केतु मीन राशि में जाता है तो मीन राशि के जातकों के लिए इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। केतु जो है वो छठे भाव में जो है नीच का हो जाता है अपने आप ही। बली है, अशुभ है, पर नीच का भी हो जाता है। यह उसका कारक भाव है, छठा भाव, फिर भी वह नीच के फल देता है। वहां पर बली का मतलब बहुत ज्यादा, नीच का फल देना है, नीच का फल देना है, लेकिन बहुत ज्यादा नीच के फल देना एक अलग बात है। अब केतु के लिए क्या है कि केतु का प्रभाव जो है 5 से 7, 40 से 42, 75 से 77, 110 से 112, 145 से 147, इन सालों के बीच में केतु अपना सर्वाधिक प्रभाव किसी भी जातक की जन्म कुंडली में देता है।
और इस प्रकार इसका पहला चक्र 12 से 15, दूसरा 48 से 50, तीसरा 83 से 85 वर्ष की बीच में आता है केतु। इन समय में शुभ अशुभ फल सब अपनी दशा के सबसे ज्यादा देता है। केतु पाप ग्रह है, ये तो सबको पता है, और अपने संबंधित वस्तुओं पर केतु को प्रभाव डालता है। केतु सब ग्रहों में निर्बल है, यानी कि सबसे निर्बल ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबसे अंतिम ग्रह है और सबसे कमजोर ग्रह है एक मामले में, औरों की मुकाबले ताकत के। यहाँ पर उलट पावर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नपुंसक ग्रह केतु प्रातः और सायकाल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। केतु अगर अशुभ है तो 5वां, 6ठा, 10वां भाव भी अशुभ फल देने लगता है। आप इस अनुमान को एक और तरीके से लगा सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में 5वें भाव की ग्रह दशा चल रही है, 6ठे भाव की ग्रह दशा चल रही है, 10वें भाव की ग्रह दशा चल रही है, और अगर वह अशुभ है तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में यह अशुभ नहीं बल्कि केतु अशुभ फल दे रहा है। वहां पर आपको उन ग्रहों का उपाय छोड़ के केतु का उपाय करना चाहिए। यह ज्योतिष का सह संबंध है, को रिलेशन। अभी केतु एक वर्ष के अगर आप 3 खंड कर दें, जैसे कि मैं पिछली सारी वीडियो में आपको बता रहा हूं, पहले 4 महीने का एक खंड, दूसरे 4 महीने का दूसरा खंड और तीसरे 4 महीने का तीसरा खंड, ये प्रत्येक वर्ष के लिए है। एक वर्ष के अगर आप 3 खंड कर दें तो पहले खंड में जो है वो शनि का प्रभाव देगा, यानी कि पहले 4 महीने में केतु अपना प्रभाव न देके शनि का प्रभाव देगा, और अगले 4 महीने में वह अपना प्रभाव न देके राहु का प्रभाव देगा, और अगले जो अंतिम 4 महीने हैं उसमें केतु अपना प्रभाव देगा। शुभ या अशुभ उस पर ही निर्भर करता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु के लिए बता दिया कि अगर आप 3 खंड 4-4 महीने के करते हैं तो पहले खंड में शनि का प्रभाव देगा, दूसरे खंड में राहु का प्रभाव देगा और तीसरे खंड में स्वयं का प्रभाव देगा। यह आपको हर बार वर्ष कुंडली में देख लेना चाहिए। वर्ष कुंडली अलग से बनती है, जहां पर आपके पास हस्तलिखित जन्म कुंडली पूर्ण रूप की नहीं है वहां वर्ष कुंडली का उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि वह अपूर्ण होती है फिर भी काम चलाओ कर सकते हैं। वैसे हस्तलिखित कुंडली होना बहुत अनिवार्य है, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी गणनाएं बिल्कुल सही और सटीक रहती हैं। सुप्त केतु कब जागेगा? यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु सुप्त अवस्था में है तो कब जागेगा और केतु किसको जगाएगा? 12वां भाव अगर सोया है, 12वां भाव अगर सुप्त है तो ऐसे सुप्त भाव को केतु जगाएगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर 12वां भाव है, उस पर कोई ग्रह है, उसको जगाना है, वो सोया है तो वो सुप्त होगा। जब हम हस्तलिखित कुंडलियां बनाते हैं तो उसमें सुप्तावस्था, मृतावस्था और आपके युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब कुछ लिखा होता है। तो अब सुप्त अवस्था अगर केतु की है तो उसको कौन ग्रह जगाएगा? ये 12वां भाव जो है अगर सुप्त है तो उसको जो है केतु जगाता है। किसी भी जातक के जन्म के समय, जब किसी जातक का जन्म होता है और उसके 48 वर्ष के उपरांत केतु जागता है, यानी कि उदाहरण के लिए मेरा केतु सोया हुआ है तो एक केतु कब जागेगा? मेरी जन्म कुंडली में केतु अगर सोया है तो जब मेरा कोई एक बच्चा पैदा होगा उस समय केतु अपने आप जाग जाएगा। अर्थात संतानोत्पत्ति आवश्यक है अपने ग्रहों को जागृत करने के लिए, इस मनुष्य जीवन का आनंद लेने के लिए, इस जीवन का सार्थक बनाने के लिए। अन्यथा जिनके बच्चे ही नहीं होते हैं तो उनका केतु 48 वर्ष की आयु के उपरांत तो स्वतः ही जागता है। केतु तीसरे वर्ष या 51वें वर्ष में अत्यंत अशुभ फल देता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। 3 साल की आयु में अगर किसी जातक को घोर कष्ट है तो यह समझिए कि केतु उसका बहुत अशुभ है। यहां भी आदमी को उसी वर्ष या उसके अगले साल केतु को अनुकूल करना चाहिए ताकि 51वें वर्ष में उसे केतु का घोर कष्ट प्राप्त न हो। केतु 5, तीसरे, 6ठे और 8वें भाव में अशुभ फल देता है। केतु 3, 6, 8 भाव में अशुभ फल देता है और 1, 2, 7, 9, 12 भाव में शुभ फल देता है। बाकी के जो भाव हैं उनमें केतु न्यूट्रल रहता है, अर्थात केतु
उन ग्रहों के अनुकूल, उन ग्रहों के हिसाब से रहता है जिन ग्रहों की उस पर दृष्टि हो या फिर जिन ग्रहों के साथ उसकी युति हो, वहां पर केतु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उदाहरण के लिए 5वें और 11वें भाव में केतु अपना अस्तित्व खोए रहता है, अर्थात उन ग्रहों पर उनका फल देता है वह जिनकी राशियों में है या जिन ग्रहों के साथ है या फिर जिन ग्रहों से दृष्ट है, उन्हीं के फल। यदि कोई शुभ ग्रह उच्च का, मान लिया बृहस्पति का हंस योग केतु को दृष्ट कर रहा है, तो केतु वहां पर बृहस्पति के उस हंस योग को 1,00,000 गुना बढ़ा देगा, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण स्कंदज्ञ देवज्ञ से ही कराना चाहिए, जिससे कि आपको अत्यंत शुभाशुभ फल प्राप्त हो सके और आप अच्छा सा विश्लेषण अपनी जन्म कुंडली का करा सकें। केतु जन्म कुंडली में अकेला है तो हर समय राहु के इशारे पर चलेगा, हर समय राहु के इशारे पर चलेगा। अगर केतु जन्म कुंडली में अकेला है तो हमेशा राहु उसको नचाएगा और आदमी को धनी नहीं बनाएगा, उसके पास पैसे की बहुत कमी होगी। लेकिन एक खासियत है, वो निर्धन भी नहीं बनाएगा। यह सब राहु इसलिए करता है कि राहु यह सोचता कि कहीं इस किसी जातक को यह पता न चल जाए कि मैं यह सब काम नहीं कर रहा हूं। मतलब आदमी का काम चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में आदमी एक संतोषी टाइप का हो जाता है। जब संतोषी टाइप का होता तो फिर राहु को भी ठीक नहीं करेगा। अगर राहु केतु अकेला है तो आपको राहु का भी उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु आपको गाये बगाए बहुत परेशान कर रहा होता है, परंतु राहु पता नहीं लगने देता। वो बराबर आपका काम चलाता तो आपको लगता नहीं जी ठीक चल रहा है यार, हटा क्या करना है हमें, सब कुछ नहीं है जीवन में, सब ठीक है। तो यह राहु की कहानी है कि राहु अपने इशारे पर केतु को नचा रहा होता है। केतु का कहना है, अकेले केतु का कहना है कि मैंने अपनी शक्ति तुमको समर्पित कर दी है राहु से, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तो फिर राहु एक तरफा परेशान करता है, धन कम करता है, और दूसरी तरफ क्योंकि राहु पैसे से थोड़ा विरोध रखता है, राहु को धन पसंद नहीं है। राहु को क्या पसंद है? राहु को पसंद है बुद्धि। राहु को पैसा पसंद नहीं है, राहु को बुद्धि पसंद है। और लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों इकट्ठी कभी नहीं रहती हैं। अर्थात जहां धन होगा वहां बुद्धि नहीं होगी, और जहां बुद्धि होगी वहां धन नहीं होगा। सरस्वती और लक्ष्मी का वास इकट्ठे नहीं होता। राहु सरस्वती को पसंद करता है और सरस्वती वंदना से ही राहु खुश भी होता है। तो यहां वो केतु को घुमा रहा होता है, केतु केवल आपका काम चला रहा होता है, आपको निर्धन भी बनाए रहता है, लेकिन आपको एक अल्प संतोष हो जाता, नहीं भाई ये सब कुछ ठीक है। तो ये राहु का खेल है अपना। राहु अपने इशारे पर केतु को नचा रहा होता है। हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की, केतु ग्रह का जीवन परिचय। पहले भाव में अगर केतु स्थित है, अगर पहले घर में केतु स्थित है, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में अगर केतु है, तो इसका सीधा असर जो है सूर्य पर पड़ता है, और सूर्य उच्च ग्रह की तरफ फल देने लगता है। अब आप यूं समझिए कि तुला राशि में जबकि सूर्य नीच का होता है, ऐसी स्थिति में किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में केतु होगा तो सूर्य नीच का न होकर उच्च के फल देने लगेगा। और यही ज्योतिष है। इसी ज्योतिष ज्ञान को आप सुनिए, समझिए और अपनी शंका का समाधान खुद कीजिए, और ज्योतिष की ठगी से बचिए। ज्योतिष की नहीं, ज्योतिषियों की। ज्योतिष तो अपने आप में ठीक है, यहां पर मैं भी गलती कर गया। ज्योतिषियों की ठगी से बचिए। 11वें भाव में अगर केतु है तो उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। 11वें भाव में अगर केतु है तो उसका प्रभाव जो है चंद्रमा पर पड़ेगा, और तब जो है केतु हानि करेगा। जबकि बुध 9वें भाव में न हो। 11वें भाव में केतु चंद्रमा को कमजोर कर देता है। अब केतु के अशुभ होने के लक्षण क्या हैं? कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें हमें पता लगे कि केतु हमारी जन्म कुंडली में अशुभ है? केतु अगर अशुभ होगा तो जो पैर के नाखून हैं वो झड़ जाएंगे, पेशाब की बीमारी, जोड़ों के दर्द की बीमारी, संतान को कष्ट या संतान को बेवजह का रोग अगर हो गया तो आप यूं समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु अशुभ फल दे रहा है।
हम अब आपको यह बता चुके हैं केतु के शुभ फल क्या है, केतु के अशुभ फल क्या है, केतु की आयु क्या है, केतु किस ग्रह के साथ अपनी आयु कितनी खोता है, कितनी रखता है। लगभग लगभग केतु का पूरा जीवन परिचय आपको दे दिया जा चुका है। आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। आशा है कि आप इस जानकारी से अत्यंत प्रसन्न और हर्षित होंगे। अब आपको मैं यह बता दूं कि केतु के अशुभ फलों को शुभ फलों में परिवर्तित करने के उपाय क्या है। देखिए, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ओम केतं कृणं केतवे पेशो मर्या अपेशसे सुमसदबर जायथान, यह केतु का वैदिक मंत्र। इस मंत्र के 28,000 की संख्या में यदि आप जाप करें और तदशांश हवन, तदशांश मार्जन, तदशांश तर्पण करें, सभी भी, ऐसा नहीं कि हवा हवाई सबको दिखाने के लिए वीडियो रील बना के कर रहे हैं, सविधि श्रद्धानुसार करें तो केतु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा आजीवन एक बार करने से। अन्यथा की स्थिति में क्या है कि हम आपको बताते हैं कि छोटे छोटे उपाय आप क्या कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, केतु शुभ फल देने लगेगा। भगवान गणेश की उपासना करें, केतु शुभ फल देने लगेगा। अपने कानों में छेद करवा लें, केतु शुभ फल देने लगेगा। केतु का अशुभ फल दूर करने के लिए राहु का उपाय करें। केतु का अशुभ फल दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा रोज दें, ऐसा करने पर संतान सुख भी होगा। 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खट्टा खाने को कभी भी न दें, तो आपका केतु स्वतः शुभ हो जाएगा। काले और सफेद तिल को बहते पानी में प्रवाहित करें तो आपका केतु शुभ होगा। तिल, नींबू और केले का दान करें तो केतु शुभ होगा। चरित्र ठीक रखें, पाप कर्मों से बचें, केतु ठीक होगा। अन्यथा चरित्र खराब रखने पर केतु पीछे से डंडा लेके दौड़ पड़ता है और पता भी नहीं लगता इसने कब मारा। यह सब केतु के लिए था। अब आपको बता दें कि केतु के लिए भगवान गणेश का कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए। भगवान गणेश की स्तुति है। प्रणमम्यम शिरसा देवम गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाशं शम्रे नित्यं आयुकामार्ति सिद्धे। प्रथमं वक्रतुण्डम् एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिकांक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं, षष्ठमं विकटमेव, सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपति, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेनरानि च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याङ्घनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभेत् पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वविनाशं फलं लभेत्, सत्संवत्सरं सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणैश्च लिखित्वा समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इस मंत्र का, इस स्तुति का अगर आप सुबह शाम पाठ करेंगे तो महाराज केतु आपको कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे और शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में। अब आपको सूर्य से लेके केतु तक के 9 ग्रहों का जीवन परिचय तो मैंने करा दिया। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और नया विषय लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपको न मिलें, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।